कैसे हैं आप। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पृष्ठीय रसायन चैप्टर 5 यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। देखो इस सरफेस केमिस्ट्री क्या चीज़ है, क्या स्टडी करेंगे हमने घर में देखा है कि जब हम दिवाली के दिन आ रहे हैं सफाई करते हैं तो वाइट वॉश करते हैं दीवार पे, ठीक है ना। जब दीवार पे वाइट वॉश करते हैं, वाइट वॉश क्या होती है, वाइट वॉश का मतलब कली जिसको कहते हैं वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जब दीवार पर हम कली करते हैं तो कली करने से क्या होता है, कली दीवार की सतह पर की जाती है ना, दीवार की जो सरफेस होती है उस पर कली की जाती है। और ये कली क्या करती है, एटमॉस्फेयर की CO2 से रिएक्शन करके CaCO3 में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। यानी पहले दीवार पर हमने CaO यानी कली की एक लेयर बनाई और इस लेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हुई, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, वो हार्ड हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही हमने देखा है कि घर में जो लोहे की चीज़ें होती हैं अपनी, है ना, उनको रस्ट से यानी कि जंग से बचाने के लिए उस पर हम चिकनाई लगा देते हैं, कुछ भी ग्रीसिंग कर देते हैं, चाहे तेल या घी लगाएं, कुछ भी ग्रीसिंग, ताकि उस पर जंग ना लगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा है कि हम बहुत कई जगह ऐसा करते हैं, कई बार ऐसा करते हैं कि एक सतह, एक सरफेस, किसी भी सरफेस को बचाने के लिए या उस पर कोई नया मॉडिफिकेशन करने के लिए हम उस पर किसी दूसरे पदार्थ की लेयर बना देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हम जब एक सतह के ऊपर किसी दूसरे पदार्थ की सतह बनाते हैं या एक लेयर बनाते हैं, एक या कई लेयर हो सकती हैं, ठीक है ना। तो उनमें क्या होता है कि जब एक पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ की लेयर बनाते हैं हम, तो कई बार तो इनमें कोई रिएक्शन हो जाती है और कई बार नहीं होती, लेकिन इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़रूर होते हैं, आकर्षण बल ज़रूर होते हैं, जिसकी वजह से ये दो पदार्थ एक दूसरे के ऊपर अटैच रहते हैं, ठीक है। जैसे हम दीवारों पर पेंट करते हैं या दरवाज़ों पर पेंट करते हैं, वो रुकते हैं ना, तो कोई ना कोई आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। तो सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठीय रसायन में हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं कि एक सतह पर जब दूसरी सतह चढ़ाई जाती है तो उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्या अभिक्रियाएँ होती हैं और वो अभिक्रियाएँ कौन कौन से कारकों से प्रभावित होती हैं, ठीक है ना। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या हो गई, सरफेस केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रसायनों की सतह अभिक्रियाओं एवं संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है। सतह अभिक्रियाओं मतलब सतह पर होने वाली अभिक्रियाओं और उन अभिक्रियाओं से संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अपन को कुछ वर्ड्स पढ़ने हैं जो हमें समझने हैं कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे देखो अभी मैंने आपको बताया था कि दीवार, ठीक है ना, यानी कि वॉल पर हमने की कली CaO की, तो दीवार तो सतह थी, है ना, जिस पर हमने कली की, तो दीवार की सतह पर कली को किया गया, तो ये जो सतह है इस पर कली की एक परत जम जाएगी और ये कली इस सतह की केवल ऊपर ऊपर रहती है, अंदर नहीं जाती। तो जब एक सतह पर या एक प्रावस्था पर किसी दूसरी प्रावस्था की परत चढ़ाई जाती है सतह पर, ठीक है ना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अधिशोषण, ठीक है ना, अधिशोषण यानी कि एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। और इस एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में जिस सतह पर परत चढ़ाई जाती है उस सतह को तो कहते हैं हम अधिशोषक यानी कि अधिशोषण करवाने वाला, और जिसका अधिशोषण करवाया जाता है यानी जिसको एक परत पर चढ़ाया जाता है उसे हम कहते हैं अधिशोष्य, ठीक है ना। अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण होता है, समझ में आ गई। प्रक्रिया का नाम तो है अधिशोषण, जिसकी सतह पर होगा उसे अधिशोषक कहेंगे और जिसका होगा उसे अधिशोष्य कहते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में एक परत बन जाती है दीवार और कली के बीच में, जिसमें दोनों पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, ऐसी परत को हम कहते हैं अंतरापृष्ठ यानी कि इंटरफेस, ठीक है ना। अंतरा पृष्ठ पर अधिशोषण होता है और अंतरा पृष्ठ पर अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य का अधिशोषण होता है, समझ में आ गई ना चीज़ें। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम अधिशोषण के बारे में बात करते हैं। पदार्थ की एक प्रावस्था का दूसरी गैस या द्रव प्रावस्था की सतह पर आकर्षित होकर समान रूप से वितरित हो जाना अधिशोषण कहलाता है। जैसे दीवार पर कली समान रूप से अधिशोषित हो जाती है, ठीक है ना, उसे हम अधिशोषण कहते हैं। यह एक पृष्ठीय परिघटना है, केवल सतह पर होने वाली परिघटना है, क्योंकि इसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर मुक्त संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए अस्थायी रूप से जुड़ जाती है, ठीक है ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अधिशोषण में हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है, अतः यह एक पृष्ठीय ऊष्माक्षेपी क्रिया है।
ठीक है ना, सतह पर होती है। हमेशा आकर्षण बल काम करते हैं, एक पदार्थ दूसरी सतह से कब अटैच होगा, जब उनके बीच में आकर्षण बल होंगे, और जब आकर्षण बल होंगे है ना, तो हमेशा ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। समझ में आ गई ना चीज। अगर कोई पदार्थ एक पदार्थ की सतह पर न रहकर अंदर तक चला जाए तो उस प्रक्रिया को हम अधिशोषण न कह के अवशोषण कहते हैं। ठीक है ना, जैसे स्पंज है, स्पंज को हमने पानी में डाला, तो पानी में स्पंज जब डालेंगे तो पानी केवल स्पंज की सतह तक रहेगा या अंदर तक चला जाएगा, अंदर तक चला जाएगा। ठीक है ना, यानी पानी का स्पंज ने अवशोषण किया, एब्जॉर्प्शन किया। ठीक है ना, अर्थात जब कोई एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था के अंदर तक प्रवेश कर जाती है तो उसे हम अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे स्पंज को पानी में डुबोने पर स्पंज द्वारा पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। समझ में आ गई ना चीज़। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं अब हम, अवशोषण व अधिशोषण में अंतर, क्या क्या अंतर है दोनों में देखें। देखिए अवशोषण, अवशोषण एक स्थूल परिघटना है। स्थूल परिघटना का मतलब होना कि ये इसमें एक पदार्थ दूसरी प्रावस्था के अंदर तक चला जाता है, स्थूल परिघटना है। जबकि अधिशोषण केवल सतह पर होने वाली एक परिघटना है। ठीक है, अवशोषण में एक पदार्थ दूसरी पदार्थ यानी एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था के अंदर और बाहर समांगी रूप से वितरित होता है। जैसे स्पंज को पानी में डाला था तो स्पंज पानी के अंदर, पानी जो है स्पंज के अंदर भी है और बाहर भी है। लेकिन अधिशोषण में एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था की सतह पर तो अधिकतम होती है, लेकिन स्थूल में न्यूनतम रूप से वितरित होती है, यानी कि अंदर तक नहीं जाती। ठीक है ना, जैसे दीवार पर हम कली कर रहे हैं तो कली केवल सतह पर रहती है, अंदर तक नहीं जाती। तो अंदर तो न्यूनतम रूप से वितरित होती है, लेकिन सतह पर अधिकतम रूप से वितरित होती है। अवशोषण समान दर से होने वाली प्रक्रिया है, यानी एक अवशोषण तो लगातार कंटिन्यूअसली होगा जब तक होना है, जब नहीं होगा तो बंद ही हो जाएगा। लेकिन यह अधिशोषण जो होता है ये पहले तो बहुत तेजी से होता है, लेकिन धीरे 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 अब इसकी प्रक्रिया की गति धीमी होने लगती है। तो यह प्रारंभ में तीव्र वेग से होने लगता है और सामने पहुंचने पर धीमी गति से संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें उदाहरण देखते हैं हम, स्पंज या कागज द्वारा तेल या जल का अवशोषण, और यहाँ हम देखेंगे शर्करा चारकोल द्वारा गैसों का अधिशोषण, या पीटी यानी कि प्लेटिनम सतह पर गैसों जैसे हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। ये जो गैसें हैं ये चारकोल, शर्करा चारकोल की सतह पर एकत्रित हो जाती हैं। इसी प्रकार पीटी उत्प्रेरक का हम हाइड्रोजनीकरण में उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि पीटी सतह पर हाइड्रोजन गैस आसानी से अधिशोषित हो जाती है। क्लियर? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द अवशोषण एंड अधिशोषण? ओके, पहली जो टर्म है वो है अधिशोष्य। अधिशोष्य क्या बताया था मैंने? वह पदार्थ या प्रावस्था जो किसी सतह पर अधिशोषित होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था दीवार पर कली का अधिशोषण कर रहे हैं तो कली अधिशोष्य है, या पीटी धातु पर H2 गैस का अधिशोषण होता है तो H2 अधिशोष्य है ना, जिसका अधिशोषण होता है वो अधिशोष्य कहलाता है। अधिशोषक, अधिशोषक का मतलब जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, वह प्रावस्था जिसकी सतह पर अधिशोष्य का अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाती है। जैसे पीटी धातु पर H2 गैस का अधिशोषण हो रहा था तो H2 अधिशोष्य था, लेकिन पीटी एक अधिशोषक है। ठीक है ना, ऐसे दीवार पर जब कली कर रहे थे तो कली तो अधिशोष्य है और दीवार अधिशोषक का कार्य करती है। विशोषण, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विशोषण यानी कि अपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अधिशोषण में अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर आकर्षित होता है और विशोषण में अधिशोष्य अधिशोषक की सतह से दूर जाता है। ठीक है, यानी कि अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य का दूर हटना ही विशोषण यानी कि डिसॉर्प्शन कहलाता है, और यह अधिशोषण की विपरीत प्रक्रिया होती है। अर्थात जब साम्यावस्था होती है उस समय अधिशोषण की दर विशोषण की दर के बराबर होती है, यानी जितना अधिशोष्य अधिशोषित होगा उतना ही अधिशोष्य विशोषित भी हो जाता है। ठीक है ना, ये तो कुछ थी इनकी ऊष्मागतिकी की या कहें इनकी टर्मिनोलॉजी। अब हम बात करते हैं इनकी ऊष्मागतिकी की संभाव्यता। ठीक है, यानी कि किस ताप पर या किस परिस्थिति में अधिशोषण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है और किस परिस्थिति में कम होती है। ठीक है, तो इसकी संभाव्यता के लिए हम आते हैं ऊष्मागतिकी की तरफ। देखिए ऊष्मागतिकी की सतह प्रवृत्तता क्या कहती है कि समीकरण डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस समीकरण में
जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है तभी अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है। स्वतः प्रवर्तित मतलब अपने आप होती है। कब? जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। यहाँ डेल्टा जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। टी है परम ताप और डेल्टा एस है एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अधिशोषण एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है, यानी डेल्टा एच का मान हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है ना, डेल्टा एच का मान नेगेटिव है। अब यहाँ पर इसमें से माइनस करना है हमें टी डेल्टा एस। डेल्टा एस जो परिवर्तन है यहाँ, ये है एंट्रोपी में परिवर्तन। और जब अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो एंट्रोपी हमेशा घटती है। ठीक है ना, एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था। जब गैसें एक सतह पर अधिशोषित होंगी तो वो व्यवस्थित हो जाएंगी, यानी इनकी एंट्रोपी का मान हमेशा कम होगा, यानी इसका मान भी ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, डेल्टा एच का मान भी ऋणात्मक है, डेल्टा एस का मान भी ऋणात्मक है। ऋणात्मक ऋणात्मक होएगा तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये मान तो ऋणात्मक है और ये मान धनात्मक हो जाएगा। तो इसका मान ऋणात्मक करने के लिए हमें इसका मान कम चाहिए। ठीक है ना, टी डेल्टा एस का मान कम होना चाहिए और टी डेल्टा एस का मान कम करने के लिए हमें टी का मान कम होना चाहिए। ठीक है ना, अर्थात इस समीकरण में डेल्टा जी का ऋणात्मक मान केवल निम्न ताप पर ही संभव है। समझ में आ गई ना चीज़। ठीक है ना, देखिए इस क्वेश्चन को मैं वापस से आपको बताती हूँ। डेल्टा जी हमें ऋणात्मक चाहिए, डेल्टा एच अपने पास ऋणात्मक ही है, डेल्टा एस हमारे पास ऋणात्मक ही है। तो टी हमें क्या है? डेल्टा एच का मान ऋणात्मक है, ये ज़्यादा होना चाहिए। डेल्टा जी ऋणात्मक करने के लिए, ये ऋणात्मक करने के लिए माइनस डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए टी डेल्टा एस से। ठीक है ना, तो ये यानी ये कम होनी चाहिए। यहाँ टी का मान कम होगा तो ये पूरी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यानी अधिशोषण अधिकतम कब होगा? जब टी का मान कम हो, और टी का मान कम का मतलब ताप निम्न होना चाहिए। अब हम देखते हैं अधिशोषण का वर्गीकरण। हमने अधिशोषण का वर्गीकरण यहाँ किया है आकर्षण बलों के आधार पर, कि जब अधिशोषी और अधिशोषक आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो उनके मध्य कौन से आकर्षण बल कार्य करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जब दीवार पर कली की जाती है, तो जब दीवार पर कली करते हैं तो कली की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, जबकि हम किसी लोहे की सतह पर जब तेल की परत चढ़ाते हैं तो उनके बीच में कोई भी अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन परत तो बन जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ तो एक रासायनिक बंधन हो रहा था, यहाँ पर रासायनिक बंधन नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या है? दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य या तो रासायनिक बंध बने या ना बने। ठीक है ना, तो जब रासायनिक बंध बनेगा तो उस अधिशोषण को हम कहेंगे रासायनिक अधिशोषण। और रासायनिक बंध जब नहीं बनेगा तो उनके मध्य केवल वान डर वाल आकर्षण बल कार्य करेंगे, उसे हम कहेंगे भौतिक अधिशोषण। ठीक है ना, तो भौतिक अधिशोषण क्या चीज़ है? जब अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य केवल वान डर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं तो इसे हम भौतिक अधिशोषण या भौतिक शोषण यानी कि फिजियोसॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है ना, और रासायनिक अधिशोषण क्या है? जब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य सामान्य रासायनिक बंधन होता है तो इस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण या केमिसॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों प्रकार के अधिशोषण में, कारण एकमात्र होता है इनके वान डर वाल आकर्षण बल। तो इनके अंतर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला अंतर आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर हो गया कि भौतिक अधिशोषण में दुर्बल आकर्षण बल कार्य करते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध के तीव्र आकर्षण बल कार्य करते हैं। ठीक है ना, दूसरी बात हम करते हैं उत्क्रमणीयता की। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या है? देखो, भौतिक अधिशोषण में क्या हो रहा है, केवल एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ रही है। ठीक है ना, ये एक कोई अधिशोषक की परत थी, इस पर कोई अधिशोषक आकर जुड़ गया। ठीक है ना, और ये जब भौतिक अधिशोषण यानी कोई रासायनिक बंध नहीं हुआ तो ये क्या होगा? ये हट भी सकता है क्योंकि आकर्षण बल कमजोर है। ठीक है ना, तो ये जुड़ भी सकता है और हट भी सकता है, यानी दोनों दिशाओं में चलने वाली क्रिया हो गई, तो ये कैसा हो गया? उत्क्रमणीय। लेकिन जब यहाँ रासायनिक बंध हो जाएगा तो रासायनिक बंध होने का मतलब क्या है? प्रबल आकर्षण बल है, और जब प्रबल आकर्षण बल हो गया तो ये वापस हटेगा नहीं, यानी कि प्रक्रम हो जाएगा एक दिशीय, यानी कि अनुत्क्रमणीय।
ठीक है ना। तो रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। ऊर्जा की बात करें, जब वान डेर वाल आकर्षण बल दुर्बल प्रकार के हैं तो उनकी मध्य जो ऊर्जा होगी वो भी दुर्बल ही होगी, यानी कि कम होगी। 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है केवल। जबकि रासायनिक अधिशोषण में तीव्र आकर्षण बल है। तीव्र आकर्षण बल होने का मतलब उच्च ऊर्जा मुक्त होना, यानी कि लगभग 200 से 400 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। अब परतीय गुण, परतीय गुण का मतलब क्या हुआ कि कितनी परतें बनेंगी। जब एक परत पर रासायनिक बंध बन रहा है तो रासायनिक बंध जब बनेगा तो एक परत पर जितने भी कण एक बार में अटैच हो जाएंगे, तो अब इसके पास रासायनिक बंध बनाने के लिए जगह ही नहीं बची। तो ये रासायनिक बंधन, रासायनिक अधिशोषण तो हो गया केवल एकल परतीय, ठीक है ना। लेकिन भौतिक अधिशोषण में क्या होगा, भौतिक अधिशोषण में मान लीजिए वान डेर वाल आकर्षण बल से इस तरह से आ गए, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी परत भी ऐसे बन सकती है। ये बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए मैंने एक चुंबक ली और उस चुंबक की चारों तरफ मैंने लोहा का बुरादा बिखेर दिया, तो लोहे का बुरादा केवल एक ही परत थोड़ी बनाएगा, बहुत सारी परतें बना लेता है। एक अंतर इतना आएगा कि जो सबसे अंदर वाली परत होगी वो ज़्यादा मोटी होगी, उसके बाद दूसरी परत जो बनेगी उसमें कण थोड़े कम होंगे, तीसरी परत जो होगी उसमें कण थोड़ी कम होंगे, लेकिन बहुत सारी परतें बन जाएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भौतिक आकर्षण बल काम कर रहे हैं, रासायनिक बंधन नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो यहाँ भौतिक अधिशोषण तो बहुपर्तीय होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण एकल परतीय होता है, ठीक है ना। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर कम होता है, क्योंकि भौतिक आकर्षण बल होते हैं। जैसे ताप बढ़ाएंगे तो वान डेर वाल आकर्षण बल टूट जाएंगे तो अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि रासायनिक अधिशोषण का मतलब रासायनिक बंधन, और रासायनिक बंधन का मतलब रासायनिक अभिक्रिया। और हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि जब ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है, क्योंकि सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि उन्हें सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मिल जाती है। तो जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर कम होता है, क्योंकि उनके जो वान डेर वाल आकर्षण बल होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है ना। अब दाब का प्रभाव देखते हैं। दाब बढ़ाने पर ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मान लीजिए ये परत है कोई, ठीक है ना, इस पर किसी गैस का अधिशोषण हो रहा है, तो गैस का या द्रव का अधिशोषण हो, एक परत बन गई, इसका दाब बढ़ाएंगे तो इस पर दूसरी परत और बन जाएगी, और दाब बढ़ाएंगे तो और तीसरी परत बन जाएगी, यानी दाब जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे और परत जो अधिशोषण की मात्रा है वो लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण है, रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध बनना था, एक परत में रासायनिक बंध बन गया, अब रासायनिक बंध बनाने के लिए बिल्कुल भी जगह शेष नहीं बची है, तो दाब कितना भी बढ़ा है रासायनिक बंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी रासायनिक अधिशोषण दाब से प्रभावित नहीं होता, ठीक है ना। अधिशोषक की सांद्रता, अधिशोषक की सांद्रता बिल्कुल दाब के समान ही चलेगी। जो भौतिक अधिशोषण था उसमें अधिशोष्य की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। इस परत पर जिस पदार्थ का अधिशोषण होना है इसकी मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो अधिशोष्य की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में तो एक बार एक परत बन गई तो इसके बाद अब इस अधिशोष्य की सांद्रता घटाएं चाहे बढ़ाएं, यहाँ कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों ही बढ़ते हैं, यानी कि मान लीजिए हमें पहले इतनी सतह पर अधिशोषण करवाना था, अब इतनी सतह पर करवाना है, तो दोनों ही स्थितियों में अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले इतनी सी सतह पर अधिशोषण होना था, अभी ज़्यादा होना है, ठीक है ना। तो भौतिक हो चाहे रासायनिक अधिशोषण हो, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दोनों ही प्रकार के अधिशोषणों की मात्रा भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। अगला सतही यौगिक का निर्माण, ठीक है। सतही यौगिक का निर्माण का मतलब क्या हुआ कि हमने जो वान डेर वाल आकर्षण देखे हैं भौतिक अधिशोषण में केवल वान डेर वाल आकर्षण बल है, जैसे मैंने बताया था कि लोहे की सतह पर तेल की एक परत चढ़ा देना, तो इनमें केवल वान डेर वाल आकर्षण बल है, और वान डेर वाल आकर्षण बल है तो किसी प्रकार के नए यौगिक का निर्माण नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण बताया था कि कली पर CO2 गैस का अधिशोषण हुआ, और अधिशोषण होने से क्या बन गया, CaCO
3। तो यहाँ पे एक रासायनिक अधिशोषण प्रक्रिया हुई है और रासायनिक अधिशोषण प्रक्रिया में एक नए यौगिक का निर्माण भी बन जाता है। यहाँ इसी को हम सतही यौगिक कहते हैं। और सतही यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण सतह पर ही संभव है, सतह पर ही हुआ है। ठीक है ना। विशिष्टता, जो भौतिक अधिशोषण है वो विशिष्ट नहीं होता। कोई भी पदार्थ किसी भी सतह पर अधिशोषित हो सकता है, उनके बीच में कोई रासायनिक बंधन तो हो नहीं रहा, लेकिन रासायनिक अधिशोषण हमेशा अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि रासायनिक बंधन हर प्रकार के यौगिकों के मध्य नहीं हो सकता। हर विशेष यौगिक ही किसी न किसी विशेष यौगिक के साथ ही रासायनिक बंधन करता है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे CaO है, CaO की रिएक्शन O2 से नहीं होगी, CaO की रिएक्शन CO2 से हो जाएगी, CaO की रिएक्शन वायुमंडल की Cl2 से भी नहीं होगी। ठीक है ना। तो केवल किससे होगी? CO2 से। तो ये विशिष्टता आ गई, जबकि और किसी गैस से ये रिएक्शन नहीं कर रहा था। तो विशिष्ट जो रासायनिक अधिशोषण जो होते हैं वो अत्यंत विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जबकि भौतिक अधिशोषण जो होते हैं वो विशिष्ट नहीं होते। ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको अधिशोषण का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अधिशोषण निम्न ताप पर ज़्यादा मात्रा में संभव होता है और जो अधिशोषण होता है 2 प्रकार का होता है, भौतिक एवं रासायनिक। क्लियर? थैंक यू।